कल के क्लास में हमने वाक्य के तत्व तो लिखा रहे थे, नहीं वाक्य शुरू किया था, उसमें वाक्य के 3 तत्व हम लिखा दिए थे, सार्थकता, क्रम और योग्यता। सार्थकता होता है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। क्रम का मतलब शब्दों का क्रम जिस अर्थ में शब्द प्रयोग किया गया उसी क्रम में होने चाहिए। और योग्यता हमने बताया था कि जो भी शब्द है उसकी योग्यता के अनुसार उसकी क्रिया लिखनी चाहिए। उसके बाद आकांक्षा अगला तत्व हो रहा है, आकांक्षा। देखिए जो शुरू के 3 तत्व आपने लिखे हैं, सार्थकता, क्रम और योग्यता, उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन वाक्य गलत सही होते हैं। बाकी ये जो आकांक्षा और आसक्ति और अन्वय है, ये केवल वाक्य का तत्व है। तो जब तत्व पूछा जाए कौन सा है कौन सा नहीं है तो इनका नाम याद रखना है, बाकी अशुद्ध वाक्य इनसे कम निकलता है। तो आकांक्षा जो शब्द है इसका अर्थ होता है जिज्ञासा, यानी जो कोई भी वाक्य है तो उसको जब पढ़ा जाता है तो जो श्रोता होता है उसकी जो जिज्ञासा मन में आती है वही आकांक्षा होता है। तो कोई भी वाक्य होता है उसके भाव को समझने के लिए जो वाक्य के श्रोता के मन में जिज्ञासा आती है उसे ही आकांक्षा कहते हैं। जैसे मान लिया कुछ भी एक वाक्य दिया जाए तो जो श्रोता है जो सुन रहा है उसके मन में जो भाव जागृत होता है, कोई चीज जानने की जो जिज्ञासा होती है, वही कहलाता है आकांक्षा। और इससे कोई वाक्य अशुद्ध या शुद्ध से नहीं आएगा, इसमें केवल एक लाइन लिख लो, बस हेडिंग डालो आकांक्षा, लिखो इसमें कोई भी वाक्य भाव की दृष्टि से कोई भी वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए, इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता ना हो। इच्छा या आवश्यकता ना हो, समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वाक्य है उसमें कोई शब्द या एक शब्द समूह ऐसा ना हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट ना हो। जैसे मान लिया कोई आपके सामने आवे और केवल कह दे तुम, अब तुम कह दिया, खाली कह दिया तुम, अब आगे जिसने भी सुना है उसके मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि क्या, यानी कुछ कमी है। जैसे कहा जाए अब तुम के आगे मान ले लिख दिया जाए सुंदर हो, तो ये सुंदर हो की कमी है। तो जब ऐसी कोई शब्द या शब्द समूह की कमी होती है जिससे श्रोता के मन में कुछ जिज्ञासा जागृत होती है तो उसे कहते हैं आकांक्षा, और इसमें कुछ नहीं है। अब हेडिंग डालो आसक्ति। आसक्ति जो आसक्ति है इसका अर्थ होता है समीपता, समीपता यानी नजदीकी। आसक्ति माने होता समीपता, यानी इसमें क्या होता है कि जब एक शब्द कोई सुना जाता है उसके बाद तुरंत जो दूसरा शब्द सुनने की इच्छा होती है, सुनने के समय जो होता है उसे आसक्ति कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि बोलते हैं तो एक शब्द बोले, जैसे हम बोलते चले जा रहे हैं, अब हम कहें कि हम बोलने
वाले, इस तरह धीरे धीरे बोले उसी वाक्य को, तो उसको कहते हैं आसक्त। जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, एक शब्द बोल दिए उसके बाद बहुत देर में बोलते थे। तो एक शब्द आज बोला जाए, एक कल बोल दिया जाए, एक परसों बोल दिया जाए, तो ऐसा अगर या कॉपी में आप लिखे तो एक वाक्य जैसे लिखा है मेरा नाम दुर्योधन है, तो एक पन्ना मेरा लिखा जाए, फिर 2 पन्ना छोड़ के नाम लिखा जाए, फिर 3 पन्ना छोड़ के दुर्योधन लिखा जाए, तो ये वाक्य जब यानी जिसमें ऐसी कोई कमी होती है तो आसक्त की कमी होती है, यानी उसे समीपता कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य होगा तो उसमें शब्दों को एक साथ रखा जाए तभी वाक्य पूरा होता है। तो इसको लिख लो, लिखो आसक्ति का अर्थ है, आसक्ति का अर्थ है नजदीकी, यानी समीपता, कुछ भी लिख लो, बात वही है, समीपता। इसमें लिखो वाक्य के एक शब्द को सुनने के बाद, वाक्य के एक शब्द को सुनने के बाद उच्चारित किए गए, उच्चारित किए गए अन्य शब्दों के सुनने के समय, अन्य शब्दों के, अन्य शब्दों के सुनने के समय के संबंध को, सुनने एक बार के, रिपीट कर दीजिए उच्चारित के बाद। उच्चारित अन्य शब्दों, उच्चारित अन्य शब्दों के सुनने के समय के संबंध को, सुनने के समय के संबंध को आसक्ति कहा जाता है। अतः वाक्य के शब्दों के, वाक्य के शब्दों के उच्चारण में, अतः वाक्य के शब्दों के उच्चारण में समीपता होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, अर्थात पूरे वाक्य को एक साथ बोला जाना चाहिए, अर्थात पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। उसके बाद अगला अंग लिखो अन्वय। अन्वय, अन्वय जो होता है, जैसे कभी कोई वाक्य है उसमें लिंग या पुरुष या वचन संबंधी अशुद्धि होती है तो उसे अन्वय कहते हैं। लिंग का मतलब जैसे नेताजी भाषण दे रही हैं लिखा हो, नेताजी भाषण दे रही हैं, यानी नेताजी पुल्लिंग है लेकिन दे रही हैं लिखा हो, या एक वचन बहुवचन की बात करें तो इस तरह की जो कमी होगा, जैसे नेताजी का लड़का, नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, तो देखा जाए तो इसमें नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, ऐसा गलत है, के होना चाहिए वहां पर। तो जहां पर कोई ऐसी कमी आवे, लिंग पुरुष वचन या कारक, कारक जैसे का के ये लगाना चाहिए, तो वहां पर अन्वय होता है। तो लिख लो इसको, अन्वय का अर्थ है कि, अन्वय का अर्थ है कि, अन्वय का अर्थ है कि शब्दों में, शब्दों में
व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जैसे खेत पर बकरी चर रही है, खेत पर बकरी चर रही है। अब देखा जाए तो पर यहां पर लगा है, पर नहीं होगा, कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें। और जिससे लिखा जाए शेर दौड़ रही है, वह लिंग संबंधी अशुद्धि है ना। घोड़े चर रहा है, वचन संबंधी अशुद्धि है। तो इस तरह की जहां पर कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं, अन्वय। हमारे ख्याल से आपको जो 6 अंग वाक्य तत्व हैं वो समझ में आए होंगे। पहला हमने आपको बताया है सार्थकता। अब सार्थकता शब्द जब लिखते हो तो मन में कुछ दिमाग में बात आती होगी कि हाँ सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा हमने लिखाया क्रम, क्रम भी समझ में आ रहा होगा, हमने आपको एक उदाहरण दिया, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, वो क्रम की अशुद्धि है वहां पर। तीसरा योग्यता, योग्यता यानी कि जैसे मोटरसाइकिल बहुत देर से हंस रही है, अब मोटरसाइकिल हंस नहीं सकती, उसकी योग्यता नहीं है ये, तो ऐसा कुछ लिखा होगा तो योग्यता होगा। आकांक्षा, कोई भी वाक्य में कोई शब्द पढ़ने से आगे कुछ शब्दों की कमी हो जिससे श्रोता के मन में कुछ जिज्ञासा आवे कि ऐसा क्या होगा, तो उसे आकांक्षा कहते हैं। और फिर आसक्ति, आसक्ति का मतलब अभी हमने बताया है कि समीपता होता है, यानी शब्दों को एक साथ बोला जाना चाहिए, एक साथ लिखा जाना चाहिए। और अन्वय, अन्वय में ज्यादातर ये अन्वय की कमी अगर वाक्य में होती है तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी के वाक्य को समझ जाते हैं कि इसमें कमी है। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल आ सकता है कि लिखा हो कि घोड़े दौड़ रहा है, इस वाक्य में ये अशुद्ध तो है, लेकिन इस वाक्य में किस वाक्य के किस तत्व की अशुद्धि है। तो घोड़े दौड़ रहा है अगर लिखा है तो ये अशुद्धि है, लेकिन अन्वय की अशुद्धि है, क्योंकि वचन संबंधी अशुद्धि है, होना चाहिए घोड़े दौड़ रहे हैं। तो 6 आपने लिखा, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। एक सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है, तो इसमें से 3 होंगे, एक अलग से कोई होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसको मिटा दिया जाए। आप लोग रिप्लाई करें कुछ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ज्यादातर लोग आ गए जो कंटिन्यू पढ़ते हैं। बाकी लोगों से हमने बात किया था तो वो लोग कह रहे रिकॉर्डिंग आ जाता है, हम बाद में पढ़ लेते हैं, इस समय टाइम नहीं रहता, बड़ा बिजी है। कोई बात नहीं है, जितने लोग पढ़े, 5 लोग पढ़े लेकिन मन लगा के पढ़े, ये अच्छी बात है। अब आपको हम वाक्यों का वर्गीकरण बताएंगे, वाक्यों का वर्गीकरण, यानी वाक्य कोई भी होता है तो कौन सा वाक्य होता है, वाक्यों का क्या चीज। या क्लास फंस के चल रही है, वीडियो सही नहीं चल पा रहा, रुक रुक के चल रहा है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, अभी सही हो जाएगा। नेटवर्क कभी कभी स्लो हो जाता होगा, उसकी वजह से है। वाक्यों का वर्गीकरण हम 2 बेस पर करते हैं, 2 आधार पर। एक रचना के आधार पर, कोई भी वाक्य होगा तो वो जिस आधार पर बनाया जाता है उस आधार पर इसके वर्गीकरण होते हैं। और एक वाक्य होगा अर्थ के आधार पर। तो पूरी दुनिया में कोई भी वाक्य हो,
वो रचना के आधार पर कोई वाक्य होगा। अभी आप रचना के आधार पर जब वाक्य पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, कैसा भी कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए वो रचना के आधार पर कोई ना कोई वाक्य होगा, और वही वाक्य अर्थ के आधार पर कुछ और होगा। तो आप लिख लें वाक्यों का वर्गीकरण, हेडिंग डालो, वाक्यों का वर्गीकरण। लिखो इसमें, वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। नंबर एक, रचना के आधार पर। नंबर एक, रचना के आधार पर। और नंबर दो लिख लो, अर्थ के आधार पर। तो कोई भी वाक्य होगा वो रचना के आधार पर भी कुछ होगा और अर्थ के आधार पर भी कुछ होगा। तो अब बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। यानी कोई भी वाक्य होगा, कैसा भी वाक्य होगा, वो रचना के आधार पर जो तीन प्रकार हैं उन्हीं में से कोई ना कोई वाक्य होगा। तो तीन प्रकार होते क्या है? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। यानी कोई भी वाक्य आपके सामने आएगा तो या तो सरल वाक्य होगा, या तो संयुक्त वाक्य होगा, और या तो फिर मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, और अभी इसको लिखेंगे तो मिश्रित वाक्य का एक नाम और मिलेगा। तो ये तीनों लिख लो, सरल वाक्य, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो संयुक्त वाक्य, नंबर तीन मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हेडिंग डालो सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य की विशेषता ये होती है, कोई भी वाक्य होगा तो हमने आपको शुरू में बताया कि वाक्य वो तब होगा जब उसमें केवल एक क्रिया होगी। केवल एक, सॉरी, जब कोई क्रिया होगी तब वो वाक्य होगा। अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य नहीं है। पहली बात शुरू में बात हुई थी। तो उसी क्रिया के आधार पर समझ लो कि जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया हो रही हो, केवल एक ही काम हो रहा हो, तो वो सरल वाक्य होगा। बस एक लाइन में परिभाषा, केवल एक क्रिया अगर हो रही है तो वो सरल वाक्य होगा। जैसे मान लिया कहा जाए मोहन गया, सरल वाक्य होगा। अगर लिखा हो मोहन लखनऊ गया तो सरल वाक्य होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि क्रिया तो एक ही हुई ना, गया। अगर कहा जाए मोहन शाम को लखनऊ गया, एक ही वाक्य होगा, यानी सरल वाक्य होगा। मोहन शाम को 4 बजे बस से लखनऊ गया, क्रिया एक ही हुई, लखनऊ जाने वाली। तो वाक्य छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं,
केवल अगर एक क्रिया हो रही है तो वाक्य होगा सरल वाक्य होगा। पढ़ाई लिखाई में पूछा जाए, अगर लिखा जाएगा तो सरल वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय जानते हो ना, कल की क्लास में मैंने बताया था। उद्देश्य किसी वाक्य का दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है किसी वाक्य को काम कर, किसी क्रिया को कार्य करने वाला, कर्ता जो होता है उद्देश्य होता है, बाकी बचा हुआ विधेय होता है। तो जब केवल एक विधेय होगा और एक ही उद्देश्य होगा तो स्वाभाविक क्रिया एक ही होगी। यानी सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य की विशेषता हुई कि वह वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया या उसी क्रिया का विस्तार हो रहा हो। उसी क्रिया का विस्तार का मतलब क्रिया को बढ़ाया जा रहा हो। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक 9:30 बजे से पढ़ा रहा है, अध्यापक 15 दिन से पढ़ा रहा है, ऐसा जब तो क्रिया का विस्तार है वो, और कुछ नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस की विशेषता ये हुई कि जिसमें केवल एक क्रिया हो, एक काम हो रहा है, तो वो सरल वाक्य होगा। बस लिख लो इसको। लिखो, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो अथवा उसी क्रिया का विस्तार हो, अथवा उसी क्रिया का विस्तार हो। जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो अथवा उसी क्रिया का विस्तार हो तो वह सरल वाक्य होता है। तो वह सरल वाक्य होता है। दूसरे शब्दों में लिखते जाओ, उसी में दूसरे शब्दों में वे वाक्य, देखो वे वाक्य दूसरी परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन खाता है, श्याम गीत गाता है, श्याम गीत गाता है। तो सरल वाक्य समझ में आई बात। केवल एक क्रिया होगी तो सरल वाक्य होगा। अभी तीनों वाक्य जब आप लिख लोगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। फिर कोई भी वाक्य होगा वो आप बता ले जाओगे कि सरल होगा कि संयुक्त या मिश्रित। अब हेडिंग डालो संयुक्त वाक्य। संयुक्त नाम पहले भी आपने सुना है, संयुक्त स्वर सुना है, संयुक्त व्यंजन सुना है और संयुक्त वाक्य भी आ गया। तो संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक। जैसे संयुक्त स्वर आपने देखा कौन, ए ऐ ओ औ,
दो स्वरों से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजन आपने देखा क्ष त्रा ज्ञा स्रा, दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ जो संयुक्त वाक्य होगा ये भी दो वाक्यों से मिलकर बना होगा, यानी जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। अब तुम सोचो, जब दो सरल वाक्य जुड़े होंगे तो दो क्रियाएं भी होंगी कि नहीं? वो जब दो क्रियाएं किसी वाक्य में हो, तीन क्रियाएं हो, तो वो कहलाता संयुक्त वाक्य। यानी अकेला वाक्य है, अकेली क्रिया हो रही है तो सरल वाक्य, लेकिन अगर दो तीन क्रियाएं हो रही हैं और एक वाक्य बन रहा है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। और इसमें जब दो वाक्य जुड़ते हैं ना आपस में, तो उसमें बीच में और, तथा, एवं इस तरह के शब्द लगते हैं, या, ना, ऐसे शब्द लगते हैं। तो ऐसे शब्द से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी उदाहरण लिखेंगे, आप समझ में आएगा। मीटिंग डालो संयुक्त वाक्य, मीटिंग डाल लिया, लिखो इसमें जब दो सरल वाक्य किसी अव्यय, ब्रैकेट में लिखो, अव्यय के बाद ब्रैकेट में लिखो, और, तथा, एवं, किंतु, या, ब्रैकेट बंद, से जुड़े रहते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगली लाइन से लिख लो, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं, इसलिए क्रिया भी संयुक्त वाक्य डिफिनेशन एक बार फिर से बोल दो। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं, माइक बंद कर लो, दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं, दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं, इसलिए क्रिया भी दो या दो से अधिक होती है। इसलिए क्रिया भी दो या दो से अधिक होती है। तो इसका अब सारांश आप ये समझ लें, लिख लिए होंगे, कि जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया हो तो वो सरल वाक्य, एक से अधिक क्रिया हो तो संयुक्त वाक्य होगा, और वो जो वाक्य होंगे वो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु से जुड़े होंगे। तो इसमें उदाहरण लिख लो, वह, लिखो, वह कानपुर गया, वह कानपुर गया और चटाई ले आया, और चटाई ले आया। अब आप देख रहे हैं इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं और बीच में क्या लिखा खटाई है? भैया, कुछ भी लिख लो बेटा, चाहे खटाई लिख लो, चाहे चटाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ ले आया, बस इतना लिखना है। बीच में और लगा है ना, बस इसी समझ जाना है। जब और से दो वाक्य जुड़े हों, तथा से दो वाक्य जुड़े हों, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। समझ में आई बात? एक और पहले लिख लो,
तब हम आपसे बात करते हैं, किसी भी तरह कोई आपको कंफ्यूजन हो। पहले ये भी लिख लो, तीसरा वाला हेडिंग डालो, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, भैया अभी इसमें मिश्र वाक्य था। चाहे मिश्र लिखो या मिश्रित लिखो एक ही बात है। मिश्र लिख लो, नाम एक ही है, मिश्र भी लिखा मिलता है, मिश्रित भी लिखा मिलता है। तो आप मिश्र लिख सकते हो या मिश्रित लिख सकते हो, कुछ भी। लिखो इसमें, मिश्रित वाक्य में भी, मिश्रित वाक्य में भी दो वाक्य दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, अर्थात दो क्रियाएं भी होती हैं, अर्थात दो क्रियाएं भी होती हैं, किंतु इन वाक्यों में इन वाक्यों में एक वाक्य का होना, सॉरी, इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। और इसीलिए इन्हें आश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें भैया आश्रित वाक्य, भैया क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। ओके। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। इसीलिए इन्हें आश्रित वाक्य भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें आश्रित वाक्य भी कहा जाता है। आश्रित वाक्यों में, लिखते जाओ उसी में, आश्रित वाक्यों में ब्रैकेट में लिखो की, का में छोटी की मात्रा की, जो वह जितना उतना जैसे वैसे जब तब जहां वहां कॉमा अगर, कॉमा यदि, ब्रैकेट बंद कर दो, आदि शब्द मिलते हैं, आदि शब्द मिलते हैं। तो
एक उदाहरण लिख लो, पहले एक उदाहरण लिखो, जैसे यदि बरसात होगी, यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी। कुछ बात समझ में आई? देखो, अकेला वाक्य होगा, एक क्रिया होगी, सरल वाक्य। दो क्रियाएं होंगी तो वो संयुक्त या मिश्रित होगा। तो संयुक्त होगा बाद में, मिश्रित पहले चेक कर लेना है कि जो दो वाक्य जुड़े हैं आपस में, उनमें एक वाक्य का होना दूसरे पर डिपेंड है क्या? अगर डिपेंड है तो मिश्रित हो जाएगा, नहीं तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्यों में बीच में और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, ये सब लगे होते हैं। और मिश्रित वाक्य आपको मालूम है कि डिपेंडेबल क्रिया होगी। अगर पापा आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे, यानी कि ये मिश्रित वाक्य होगा। यदि लॉकडाउन खुल गया तो कोचिंग खुल जाएगी, यानी कि ये संयुक्त वाक्य होगा। तो इस तरह तीनों वाक्य हमने बता दिए हैं। अब कैसा भी वाक्य होगा, कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए, आप बता लोगे कि वो सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। इससे सवाल आता है, एक वाक्य लिखा रहेगा, पूछा जाएगा कैसा वाक्य है। ऑप्शन में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य रहेंगे, तो आपको बताना है। तो अभी तक जितना है इसको एक बार जरा आप रिवाइज कर लो, और कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप तुरंत क्लियर करो। एक बार देख लो, अपना माइंड का खाका क्लियर कर लो कि हाँ ऐसे करना है। कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो आप जल्दी से। कविता, हेलो हाँ बोले। सर, ये जो संयुक्त वाक्य है इसमें मेरा थोड़ा सा छूट गया है। लास्ट में संयुक्त वाक्य में दो सरल, इसके आगे नहीं लिखे हैं। सरल वाक्य जुड़े रहते हैं। सरल वाक्य जिसे कहते हैं, जुड़े रहते हैं, अच्छा अच्छा, इसीलिए क्रिया भी इसीलिए क्रिया भी इसीलिए क्रिया भी दो होती है। हो गया सर। क्रिया बस क्रिया दो होती है, और आगे लिखना है। नहीं सर, आगे लिखा है। ठीक है ठीक है। हो गया भाई। अब हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं, आपको बताना है कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य? बताओगे? यस सर। यस। वाक्य लिखो, वाक्य लिखो। महेश क्या होना? लिखो, महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। सोच समझ के बताओ ये कैसा वाक्य है। सरल वाक्य। सोच समझ के बताओ।
सरल वाक्य है भैया। अच्छा, सरल वाक्य है भैया। साधारण वाक्य। भैया साधारण सरल सरल एक ही है। इनका समझाओ तई। हम हो तो वही कहेंगे। अब आयो पढ़ते थे पूर्व वाली भाषा में। कोई और कुछ बता रहा है भाई? बोलो। सरल वाक्य है ना? और कोई किसी को यस जी सर। भैया। सरल वाक्य है। एक वाक्य और लिखो। वह अमीर है, लिखो वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। ये संयुक्त कैसा वाक्य वाक्य भैया। होगा? मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य। आपकी दो आंसर आ गए। ये तो क्लियर हो गया कि सरल वाक्य नहीं होगा, या तो संयुक्त होगा या तो मिश्रित होगा। जो मिश्रित ऑप्शन में होगा होगा सर। वो आप देंगे ना? भैया संयुक्त मिश्रित होगा भैया, होगा। संयुक्त। हाँ ठीक है, संयुक्त या मिश्रित होगा। भैया रीजनिंग नहीं चलेगी आज? कितना बजा है? बस बस चलेगी बेटा, बस ये 10:17। क्लियर हो जाए। बस 2 मिनट रुक जाओ बस। देखो समझ लो, संयुक्त और मिश्रित में से हमने बताया वाक्य ये है कि वो अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। अगर यही लिखा होता वह अमीर है इसलिए सुखी नहीं है, अगर इसलिए लगा होता तब भी ये संयुक्त वाक्य होता। अगर यहाँ लिखा होता, इसको मिश्रित वाक्य अगर हम बनावें कि वह जो अमीर है वो सुखी नहीं है, अगर ऐसा लिखा होता तो जाके मिश्रित वाक्य होता। फिलहाल ये संयुक्त वाक्य है। तो जो लोग संयुक्त बताए थे सही है। और अब रीजनिंग का टाइम हो रहा है, तो हो रहा क्या, हो ही गया है, हम वाक्य के चक्कर में ध्यान नहीं दिए। इनको आप क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो अगले क्लास में आप पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं 2 मिनट बाद रीजनिंग लेकर के।